चलें जी, सेशन का आगाज करते हैं। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं कितने, उनकी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब कब करने हैं। फिर हम उनकी टाइम लिमिटेशंस देखेंगे कि कितनी देर में करने हैं। इनके प्रोसीजर देखेंगे कि इन कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जी। तो जनाब, सबसे पहले हम लोग की बात करते हैं कि हैंड्स ऑन कोर्सेज होते क्या हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज से मुराद ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपकी एवेल्युएशन प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर होगी। इसका क्या मतलब है? आप देखिए कि आप लोग जो एग्जाम्स देते हैं आईकैप के अंदर जाके, वो पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसके ऊपर अपना सोल्यूशन लिख देते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस दिन कैसे कपड़े पहने हैं या आप नॉर्मली कैसे कपड़े पहनते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। आपने पेपर पे जो लिख दिया है, उस पेपर की जो आपका जो आउटपुट है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन फी जमाना, अब जो जमाना आ गया है, इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज होना इनफ नहीं है। यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ। आपने अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना है। आप जब किसी से बात करते हैं तो ना सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन ये भी उस चीज का भी इम्पैक्ट होता है कि जो बंदा बात कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसको क्या चीजें पता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो पहले एक बहुत बड़ा आईकैप के ऊपर ये एतराज उठाया जाता था कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो तो कहीं पे किसी जगह पे बैठ के बात नहीं कर सकते, चार लोगों के अंदर अपने आप को मनवा नहीं सकते, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ये सिर्फ डेबिट क्रेडिट समझते हैं। इनको रिसेंट या जो लेटेस्ट चेंजेस आ रही हैं आईटी की डिपार्टमेंट में, आईटी की फील्ड में, वो उनको नहीं समझते, वो उसको नहीं जानते। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनसे आप सर्टेन टाइप की जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, कुछ प्रोफेशनलिज्म है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर नहीं होता। तो इन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए आईकैप ने बेसिकली ये 4 हैंड्स ऑन कोर्सेज आपके एजुकेशन स्कीम के अंदर एम्बेड कर दिए हैं। एक कोर्स को कहते हैं प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है पीपीई। दूसरा है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स एमएसओ। तीसरा है जी डेटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक। ये पूरा एक कोर्स है। इस एक कोर्स को डाफिन कहते हैं, ये मैं कहता हूँ, ये आईकैप की कोई टर्म नहीं है, तो मैं इसको खुद कहता हूँ। डेटा एनालिटिक्स फिनटेक का कोर्स, इतना लंबा नाम लेने की बजाय मैं ये नाम यूज कर लेता हूँ। इसी तरह से एक और कोर्स है विच इज कॉल्ड प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड, पीवीईए। ठीक है, तो ये 4 कोर्सेज हैं जो आपकी एजुकेशन स्कीम के अंदर शामिल हैं, जो आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एजुकेशन करने हैं। अच्छा, ये कब कब करने हैं? प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस जो पीपीई का कोर्स है, ये आपने आर्टिकल्स स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है जी, कैसे कंप्लीट होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या टाइमलाइन है, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके आर्टिकल्स शुरू होने से पहले, सॉरी मेरा ख्याल है शायद मैंने इससे पहले कंप्लीट का वर्ड यूज कर दिया है, कंप्लीट नहीं है, शुरू करने से पहले आपके जब आर्टिकल शुरू होते हैं, शुरू होने से पहले आपने अपना ये पीपीई का कोर्स जो है ये कंप्लीट करना है। सेम गोज विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कि आपकी ट्रेनिंग की कमेंसमेंट से पहले पहले, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट होना, तो आपकी ट्रेनिंग के स्टार्ट होने से पहले आपने एमएस ऑफिस का कोर्स करना है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने, इन लोगों को आर्टिकल शुरू करने से पहले पहले ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से जो डेफिन का जो कोर्स होता है, ये आपने एनी टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग द एमएसए, आपको पता है कि आप जब सीफैब स्टेज में जाएंगे तो एक सीफैब स्टेज होती है, एक एमएसए स्टेज होती है। सीफैब के कुछ पेपर्स पास करने की बेसिस के ऊपर आपका एमएसए का जो पेपर है ये ओपन हो जाता है। एमएसए स्टैंड्स फॉर मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। ये चौथा लेवल होता है। आपको पता है सीए के 4 लेवल्स होते हैं, पीआरसी, उसके बाद कैफ, उसके बाद सीफैब और उसके बाद एमएसए। तो ये जो लेवल है ये एमएसए यानी कि अगले लेवल में जाने से पहले आपने डाटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक का कोर्स करना होता है। ठीक है जी, तो ये भी कोर्स आपको पता चल गया, ये भी हैंड्स ऑन कोर्स है। चौथा जो कोर्स है वो है जी प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड। ये जो कोर्स है ये एक नहीं बल्कि 2 दफा आपको करना पड़ता है। सही है, एक दफा जब आप सीफैब के एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, यानी कि जब आप पहली दफा सीफैब का एडमिशन भेजेंगे
तो उसके साथ इस सर्टिफिकेट का एक लेटर ऑफ कंप्लीशन होगा, वो आपने फाइल करना है। सर्टिफिकेट के लेटर ऑफ कंप्लीशन यानी कि इस हैंड्स ऑन कोर्स के लेटर ऑफ कंप्लीशन से पहले या इसके बगैर आपको CFAP में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। और इसी तरह से जब आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो रहे होंगे तो आपके आर्टिकल्स उस वक्त तक कंप्लीट कंसिडर नहीं किए जाएंगे जब तक ये कोर्स आप नहीं कर लेंगे। 2 दफा करना है, सही है, 2 दफा ये कोर्स करना है। बेसिकली ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं, कुछ एटीट्यूड के हवाले से, कुछ एथिक्स के हवाले से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, ठीक है, मैनर्स आपको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। तो ये आपको एक नहीं 2 दफा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ICAP जो है वो इन पहले 3 कोर्सेज को यानी कि PPE, MS ऑफिस और फिनटेक, इन तीनों को हैंड्स ऑन कोर्स कहता है। वो कहता है कि ये जो कोर्स है ना, प्रोफेशनल वैल्यू, एथिक्स एंड एटीट्यूड, ये हैंड्स ऑन कोर्स नहीं है। बस आपने कुछ वीडियोस देखनी है, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुन लेनी है ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों को एम्बेड कर लें। और जब कभी प्रोफेशनल सिनेरियो के अंदर आपको कोई इस तरह की सिचुएशन पेश आए तो आपका आउटपुट, आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अगर आपको कोई कहे कि यार जहांजेब साहब ने आपको पता नहीं क्या बता दिया, 4 नहीं 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं, तो आपने कहना है कि बिल्कुल ठीक है, 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये वाला भी एक चौथा कोर्स है जो आपने करना है। और ये आपने करके तो इसको जो है वो आपने बताना होता है अपनी फर्म को कि भाई ये मैंने लेक्चर्स देख लिए हैं। वो फिर आपके पोर्टल से जाके आपको एक्सेस करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई आपने ये कर लिया कि नहीं कर लिया, और उसके बाद फिर आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है जी। PPE का जो कोर्स है ये, इसके बारे में हमने बात कर ली कि ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से होता है। आपको प्रेजेंटेशन की स्किल्स, पर्सनैलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, आपकी शूटिंग बूटिंग को बेहतर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, आपको एक अच्छे साफ सुथरे बंदे का इंप्रेशन कैसा होता है और एक गंदे मंदे से बंदे का क्या इंप्रेशन होता है ये बताया जाता है। लोगों से बात करने का तरीका सिखाया जाता है, इंटरव्यू देना सिखाया जाता है, आपकी CV को बेहतर किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा जबरदस्त कोर्स है जिसमें आपको इंसान को, आपको एक अच्छा प्रॉपर प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की जाती है। आप ये देखिएगा, अभी तो शायद आपने कभी गौर नहीं किया, लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने PPE का कोर्स कंप्लीट किया और किसी अच्छी जगह से कंप्लीट किया जहाँ पे वाकई उनको एक्टिविटीज कराई गई हैं, जहाँ पे वाकई उनको पढ़ाया गया है, ना कि सिर्फ पैसे लेके सर्टिफिकेट दे दिया गया है, तो अच्छी जगह से जब आप ये एक्टिविटीज करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ऑलरेडी एक रख रखाव, एक अच्छा जो इम्पैक्ट है वो नजर आना शुरू हो जाता है। और आप यकीन माने, मैंने अब मैं जहां पे भी मैंने जिस जिस जगह पे भी पोजीशन में, जिस पोजीशन पे भी काम किया, जब मैं लोगों के इंटरव्यूज लेता हूं तो इस चीज का बहुत ही डिफरेंट इम्पैक्ट होता है कि आप एक अच्छे तरीके से साफ सुथरे बच्चे की तरह जाएं, आप जाके अपना आप प्रेजेंट करें, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, आपके पास मोटिवेशन हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, तो आप इंटरव्यू करने का भी मजा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, तो उनका इंटरव्यू करने का भी मजा आ रहा होता है कि हाँ यार ये बड़ी मजे की बातें कर रहा है, और फिर उसको रखने का भी दिल करता है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कोर्स है, इसमें बेसिकली आपको कंप्यूटर स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट बताया जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिकल्स तो कंप्लीट कर लेते हैं, जो कैफ में भी आ जाते हैं, लेकिन उनको शायद एक प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आज अब तो चलें, फिर और जमाना बहुत बेहतर हो गया है, आप लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर किसी न किसी फॉर्म में लिए हैं। मोस्टली आप लोग अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ जो कि कंप्यूटर से यानी कि लैपटॉप से कनेक्ट किए हुए हैं इस सेशन के साथ, और वो ये सेशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो यूज है, या जिन लोगों को जो कंप्यूटर यूज करना आता है वो आता है, लेकिन मेरे जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो आर्टिकल्स के अंदर जाकर कंप्यूटर देखते थे। तो ऐसे लोगों की कंप्यूटर स्किल्स कितनी होंगी आपको पता ही है। और अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसा ही होता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास इतनी जबरदस्त कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती थी, लेकिन उन स्किल्स को आपके कोर्स में ऐड करने के लिए, आपको आपकी पर्सनालिटी में ऐड करने के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि आप लोग एक अच्छे कंप्यूटर यूजर बन जाएं। क्योंकि हर चीज, हर बात, हर चीज जो है वो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर डिसाइड हो रही है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यूजर्स को बेसिक लेवल की जो नॉलेज है कंप्यूटर से रिलेटेड वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और एडवांस लेवल की जो कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर के यूजेज, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी बेसिस के ऊपर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी फील्ड में उनको इस्तेमाल करते हैं, डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस की टेक्निक्स, और इस तरह की जो टेक्निक्स हैं जैसे डाटा एनालिटिक्स है, फिनटेक है, बिग डाटा, इस तरह की जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें, ब्लॉकचेन के बारे में अगर आप बात करें,
आपके पास जो रिसेंट अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, जीपीटी वगैरह आ रहा है, इस तरह की चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आपके सिस्टम के अंदर आ गई है। तो ये सारी चीजों से समझने के लिए आप समझ लें कि एक एडवांस टाइप का जो कोर्स है वो डाटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक का कोर्स है, जिसे DAF कहते हैं। और ये कोर्स आपने तब करना होता है जब आप MSc के पेपर में क्लियर होना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा एडवांस स्टेज का पेपर है। इसी तरीके से प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, बिहेवियर, प्रोफेशनल मैनर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं। आप लोगों में से जिन बच्चों ने ऑडिट पढ़ा है, आपको पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट के, की पर्सनैलिटी के अंदर की कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, इस अनबायस्डनेस होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल से यहाँ पे पढ़ी जाती हैं, और उन्हीं चीजों की बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के एथिकल सिनेरियोज का, एथिकल डिलेमा का सामना करना पड़ता है। तो फिर उसमें आपने क्या करना है, इस तरह की बहुत सारी बातों को मजीद डिटेल से इस कोर्स में हमने पढ़ना है, विच इज कॉल्ड प्रोफेशनल वैल्यू, एथिक्स एंड एटीट्यूड। तो ये कोर्स के कंटेंट्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि इन कोर्सेज के का टाइम कितना है। ICAP ने इसके ऊपर ना बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स डाली हैं। उन्होंने ये कहा है भैया कि भाई जब आपने ये कोर्स करना है तो PPE का जो कोर्स है वो 70 घंटे का कोर्स है, इसमें 70 क्लास आवर्स होने चाहिए। सेम गोज विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, 70 क्लास आवर्स होने चाहिए। और डाटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक्स का जो कोर्स है उसमें 90 आवर्स की क्लासेस होती हैं। ICAP की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लासेस जो होती हैं इनमें आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, और अगर आपकी अटेंडेंस पूरी ना हो तो आपको सर्टिफिकेट इशू करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह से ये जो प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स का कोर्स है, ये 20 से 30 घंटों के लेक्चर्स हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका प्रोसीजर क्या होता है। अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं हम पहले 3 कोर्सेज की, जो कि है प्रेजेंटेशन, PPE, MS ऑफिस और डेफिन। ये 3 जो कोर्सेज हैं भैया, ये तीनों कोर्सेज जो हैं ये आप किसी ऐसे कॉलेज से करेंगे जो रीट है, RAET, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर, यानी कि वो कॉलेज जो एक रजिस्टर्ड इदारा है, ICAP के साथ रजिस्टर हुआ है, उस कॉलेज से आपने ये क्लासेस पढ़नी है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल SBI RAET है, राइज RAET है, पैक RAET है, स्कैन्स RAET है, ARTT जो है वो RAET है। इनके बहुत सारे कॉलेजेस जो CA के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, दे आर बेसिकली रीट, वो रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर हैं। और ना सिर्फ वो रीट हो, बल्कि एक और चीज भी बड़ी जरूरी है, वो ये कि उनके पास ये वाला जो हैंड्स ऑन कोर्स है उसको कराने का जो है वो सर्टिफिकेशन भी हो। ICAP अपने रीड्स में से कुछ रीड्स को इवेल्युएट करता है। वो रीड्स अपनी, यानी कि वो कॉलेजेस अपनी फीस जमा कराते हैं और उसके बाद ICAP उनको इजाजत दे देता है, यानी कि उसको सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ भाई अब तुम हैंड्स ऑन कोर्सेज करवा सकते हो। ये दोनों चीजें होना जरूरी हैं। किसी एक कॉलेज के पास रीड सर्टिफिकेट है, यानी कि वो कॉलेज रीच है, लेकिन उसके पास हैंड्स ऑन कोर्सेज कराने का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो ऑफर भी नहीं करेगा और वो बच्चों को करवा भी नहीं सकता। ठीक है ना जी। और ये हर कोर्स के लिए अलग अलग होता है। प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए अलग सर्टिफिकेट होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट अलग होता है, और डेफिन का सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि आप खुद से तैयारी नहीं कर सकते इसकी, ना ही आप कहीं से इंटरनेट से लेक्चर्स पकड़ के इसकी रिकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं कि यार किसी टीचर के लेक्चर पढ़े मैं तो चलो उससे रिकॉर्डिंग तैयारी कर लेते हैं, पेपर तो ICAP को जाके देना है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी क्लासेस लेनी है किसी ऐसे कॉलेज से जो कि आपको जिसको इजाजत है ICAP की तरफ से। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो रीच ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल नियर पियर हमारा अपना इदारा है, लेकिन ये रीट नहीं है, क्योंकि ICAP के अंदर रीट बनने के लिए कुछ फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। और नियर पियर जो है ये टोटल एक ऑनलाइन फैसिलिटी है, भले ही इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा बच्चे रीट के मतलब ये है कि किसी भी रीट से ज्यादा बच्चे नियर पियर के ऊपर पढ़ते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इवन SBI से ज्यादा बच्चे नियर पियर पे पढ़ते हैं। उसकी रीजन ये है कि SBI के तमाम बच्चे नियर पियर का पोर्टल यूज करते हैं, और उसके बाद नियर पियर के कुछ अपने बच्चे भी होते हैं। तो नियर पियर रीट नहीं है, और जो रीट नहीं है उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सकता। सेम गोज विद एनी अदर कॉलेज। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, वो CA की ट्यूशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन वो क्योंकि ICAP से रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं करा सकता। तो ये दूसरी चीज आपने गौर कर लेनी है कि अगर एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो CA पढ़ा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करा सकता है। हैंड्स ऑन कोर्सेज के लिए रीट होना जरूरी है,
और फिर उसके बाद उसका स्पेसिफिक हैंड्स ऑन कोर्स कराने का सर्टिफिकेट होना भी उनके पास जरूरी है। तो ये हमने बात कर ली कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हैंड्स ऑन कोर्स किसी ऐसे कॉलेज से करें। नॉर्मली ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, जो लोग ये कोर्स ऑफर कर रहे होंगे आप उन्हीं के पास चले जाएं, क्योंकि जो करा सकता है सिर्फ वही ऑफर कर रहा होता है, कोई और कॉलेज ऑफर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल जो SBI है, हम लोगों ने PP और MS ऑफिस का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, हम लोगों ने डेफिन का सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ, तो डेफिन हम लोग नहीं करा सकते। अच्छा जी, जो क्लासेस हैं वो बड़ी जरूरी है। PPE की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पॉसिबल है। प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का जो कोर्स है, ये वाली चीजें ICAP समझता है कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अटेंडेंस से आ सकती हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, आपको स्टेज पे बुला के आपसे बात करवाना, आपसे इंग्लिश या उर्दू में वट एवर द लैंग्वेज इज कंसर्न, तो वो लैंग्वेज में आपसे बात करवाना, आपसे प्रेजेंटेशंस लेना, ये सारे काम फिजिकली हो सकते हैं, ऑनलाइन नहीं हो सकते। इसलिए प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का कोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता है, और ये किसी एक खास रीड से ही किया जा सकता है जो इसके पास सर्टिफिकेट भी है। ये बात मैंने आपको बता दी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के केस में ICAP ने 3 मॉड्स अलाउ किए हैं। कितने मॉड्स अलाउ किए हैं? 3। पहला है जी फिजिकल, यानी कि आप किसी कॉलेज में जाएं, उनकी लैब में बैठ के फिजिकल क्लासेस लें। यहाँ वैसे तो लैब में होनी चाहिए ये क्लास, लेकिन अगर मतलब फर्ज करें कॉलेज की लैब नहीं है, वो आपको किसी क्लासरूम में बिठा के क्लास कराते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो एक तो हो गया जी फिजिकल, ये MS ऑफिस की क्लास फिजिकल ली जा सकती है। दूसरा, ऑनलाइन लाइव। ICAP इसके लिए जो वर्ड यूज करता है ना जी, ICAP के डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, वो है VILT। VILT स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्टर लेड का क्या मतलब है? जिसमें टीचर लीड कर रहा है, जिसमें इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है साथ साथ, और बच्चे उसको साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो VILT वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड टीचिंग जो होती है, टीचिंग है या टेक्निक है पता नहीं क्या, लेकिन यह है कि इंस्ट्रक्टर लेड है। और इसका ये मतलब है कि जो लाइव क्लासेस आप लेते हैं ना, जैसे अभी आप लोग लाइव बैठे हुए हैं, तो इसको हम VILT मॉडल कह सकते हैं। फिर तीसरा मॉडल है जी सेल्फ पेस्ड, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ICAP इसके लिए वर्ड यूज करता है सेल्फ पेस्ड, यानी कि अपनी मर्जी से चलें। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप सेल्फ पेस्ड मॉडल पे चलेंगे, जिसे हम रिकॉर्डेड मॉडल कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कोर्स है वो भी किसी रीड से ही आपने करना है। जो डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक का कोर्स है, या PVEA का जो कोर्स है, ये दोनों कोर्सेज क्योंकि अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, अभी आपने ठहर के करने हैं, यानी कि डेफिन आपने तब करना है जब आप MSA में जाएंगे, और PVEA आपने तब करना है जब आप CFAP के एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे या आपके आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे। तो ये जरा दूर की बातें हैं। अभी के लिए जो आपने जो 2 कोर्सेज हैं जेन में रख लें, वो हैं PPE और MS ऑफिस। 70 घंटे की इन दोनों की क्लासेस हैं। PPE फिजिकल ओनली हो सकता है, MS ऑफिस फिजिकल, ऑनलाइन और सेल्फ पेस्ड, तीनों में से किसी एक मॉडल में पढ़ा जा सकता है। और ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये रीड करवाएगा। ऊपर लिखा हुआ है एवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेट इशुएंस। अब जरा इस चीज को समझ लीजिएगा कि PPE हो या MS ऑफिस, जैसे ही आप उस कॉलेज में एनरोल कराएंगे, ICAP को वो कॉलेज जो है, जैसे SBI है, ICAP को एक लिस्ट सेंड करेगा कि भाई मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, ये उनके नाम है, ये उनके CRN है, ये बच्चे हमारे पास इस कोर्स में एनरोल हो गए। ICAP कहेगा ओके। जिस दिन से ICAP ओके करेगा, उस दिन से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, और कॉलेज यानी कि SBI आपका वो कोर्स कराता रहेगा। 70 घंटे की कम से कम क्लासेस होनी चाहिए, और कम से कम 3 मंथ्स का टाइम है। इससे पहले 70 घंटे नहीं हो सकते, यानी कि ये नहीं हो सकता कि मैं 1 महीने में 70 घंटे पढ़ा के कहूंगा जी कोर्स खत्म हो गया। 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि 70 घंटे क्लास होगी टोटल, 70 घंटे से कम ना हो। और दूसरा ये है कि आपकी 3 महीने से कम का टाइम ना हो। तो जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो SBI 3 महीनों के इख्तिताम पे दोबारा ICAP को कहेगा कि भाई कोर्स कंप्लीट हो गया। ICAP वाले कहेंगे सारे काम कर लिए बच्चे ने, मैं कहूंगा हाँ जी बच्चे ने, यानी कि SBI कहेगा कि हाँ जी बच्चे की सारी एक्टिविटीज भी हमने करा ली है, हर चीज हमने करा ली है, हमने उसको पास कर दिया है।
तो आई कैप कहेगा कि अगर तुम्हारी नजर में वो बच्चा पास है तो फिर मेरी नजर में भी वो बच्चा पास है, आई कैप आपका सर्टिफिकेट नंबर एसबीआई को इशू कर देगा। वो सर्टिफिकेट नंबर एसबीआई या जो भी कॉलेज है जिधर से भी आप कर रहे हैं, एसबीआई वो सर्टिफिकेट नंबर पकड़ के आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा और आपका कोर्स कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि पीपी और एमएस ऑफिस इन दोनों एग्जाम पेपर्स का, इन दोनों सब्जेक्ट्स का आई कैप में पेपर नहीं होना, आपके कॉलेज ने ही आपको पास या फेल करार देना है। एसबीआई या आपका जो भी कॉलेज है जैसे आप ये कर रहे हैं, वो आई कैप को कहेगा कि इस बच्चे को मैंने सारी एक्टिविटीज करा ली है, इसने कर लिया है, इसको पीपी आ गया है या इसको एमएस ऑफिस आ गया, आई कैप कहेगा हाँ जी ठीक है, ये लो सर्टिफिकेट नंबर, इसको सर्टिफिकेट इशू कर दो। लेकिन आई कैप ये काम 3 महीनों से पहले नहीं करेगा। आई कैप ने ये चीज अपनी जेब में रख ली है कि कोई भी बच्चा, कोई भी कॉलेज 2 नंबरी ना लगा सके आई कैप के साथ, कि एक डेट पे बच्चा रजिस्टर होता है तो उसके 3 महीने बाद ही उसका सर्टिफिकेट इशू होगा, वो भी तब जब उस बच्चे ने बाकी तमाम एक्टिविटीज भी पूरी कर ली होंगी। तो यहां से आपको ये बात पता चलती है कि पीपी हो या एमएस ऑफिस, इन दोनों के अंदर 3 महीने से पहले आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यानी कि आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए। ठीक है, आपको इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक के कोर्स की। इसका स्टेप नंबर 1 ये होगा कि बिल्कुल इसी तरीके से आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, वो सर्टिफिकेट आप आई कैप को फॉरवर्ड करेंगे और फिर आई कैप आपका पेपर लेगा उसका। ठीक है, यानी कि आई कैप भी फिनटेक का या डेफिन का जो है वो एग्जाम लेगा आपसे। तो जो ये डेफिन है, इसमें 2 काम करने होंगे। पहले आपने जिस कॉलेज से पढ़ा है उस कॉलेज से सर्टिफिकेट लेना होगा, और वो तब मिलेगा जब वो कॉलेज आई कैप को बताएगा कि भाई मैं हल्फिया इकरार करता हूं कि इस बच्चे ने अपनी तमाम एक्टिविटीज पूरी कर ली हैं। और फिर आई कैप उसका पेपर लेगा, वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, उसमें आई कैप जो है वो बच्चों से एग्जाम्स वगैरह जो है ना वो लेगा और वो पूछेगा। जहां तक बात है प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स एंड एटीट्यूड की, तो आप जिस फर्म में काम कर रहे होंगे, आई कैप ने उस फर्म की जिम्मेदारी लगाई है कि उस फर्म ने मेक श्योर करना है कि आप ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करें। ठीक है, तो यानी कि इसका ये होगा कि आपके फॉर्म वाले आपसे पूछेंगे हाँ भाई ये पीवीई का कोर्स ले लिया है, आप कहेंगे हाँ जी ले लिया है, तो वो उसको चेक कर लेंगे। आई कैप की वेबसाइट के ऊपर पीवीईए की लेक्चर्स रिकॉर्डेड अपलोडेड मौजूद है, आपने वहां से वो लेक्चर्स लेने हैं बस। जब आप वहां से लेक्चर्स लेंगे तो जैसे जैसे वीडियो प्ले होती जाएगी वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक होती जाएगी, और फिर एंड पे वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वहां से चेक करेगी और आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू कर देगी। यानी कि पीवीईए का जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, ये आपकी फर्म की तरफ से आपको मिलेगा और वो आपने फर्म से लेके आई कैप को जमा कराना है। तो बेसिकली डेफिन और पीवीईए तो बाद की बातें, इसलिए अब हम इनकी बातें नहीं करेंगे, या आपको बाद में भी गाइडेंस मिल जाएगी, आप अपनी फर्म में अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। हम सिर्फ एमएस ऑफिस और पीपीई की बात करेंगे। ये दोनों कोर्सेज 3 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड है। पीपीई का कोर्स फिजिकल भी हो सकता है, एमएस ऑफिस का कोर्स फिजिकल, ऑनलाइन या सेल्फ बेस्ड तीनों मोड्स में हो सकता है। जहां तक मेरा मशवरा है वो ये है कि पीपीई का जो कोर्स है वो अगर आई कैप कभी ऑनलाइन अलाउ भी कर दे तो आपको फिजिकल ही लेना चाहिए। पीपीई का जो कोर्स है वो फिजिकल में ही उसका बेनिफिट है, उसका ऑनलाइन में बेनिफिट नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं सर पीपीई का कोर्स अगर ऑनलाइन हो जाए तो यार उसका फिर फायदा क्या होगा? उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। ये जो चीजें हैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर यूट्यूब पे लाखों लोगों ने करोड़ों वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। तो अगर सिर्फ वीडियोस देख के लोगों के अंदर मोटिवेशन आ रही होती, वीडियोस देख के लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही होती, तो आज आपको हर बंदा ही एक अच्छा प्रोफेशनल नजर आता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वीडियोस देख के नहीं होना। पीपीई का कोर्स अगर आई कैप फिजिकल ऑनलाइन अलाउ भी कर दे तो भी आपने उसको ऑनलाइन नहीं लेना, उसको फिजिकल ही लेना है। ऑन दी अदर हैंड मैं ये समझता हूं कि जो एमएस ऑफिस का कोर्स है उसको सेल्फ पेस मोड पे लेना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप एक दफा करते हैं तो आपको समझ नहीं आती। जैसे एक्सेल के अंदर एक फंक्शनैलिटी है, वो एक दफा परफॉर्म कर दी टीचर ने आपके सामने,
फिजिकल क्लास में आप जब तक उसको परफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। टीचर ने 1 घंटे की क्लास करानी होती है तो वो एक दिन में 5, 7, 10 चीजें ऐसी करा देगा, यानी कि वो पहले बेसिक चीज कराएगा फिर एडवांस फिर उससे एडवांस, तो वो उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसने अपना टाइम पूरा करना है। तो टीचर अगर फिजिकल क्लास कराएगा तो उसका उतना फायदा नहीं होगा बच्चों को। टीचर लाइव कराएगा तो भी इतना फायदा नहीं है। फिजिकल और लाइव के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि फिजिकल में बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसमें होता सारा कुछ वही है जो कि लाइव में होता है, लेकिन लाइव में बच्चे अलग अलग अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। तो एमएस ऑफिस का जो कोर्स है वो सेल्फ पेस्ड में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप वीडियो देखें, उसके बाद उसको पॉज कर लें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप उसके मास्टर नहीं बन जाते, फिर उसके बाद आप वीडियो प्ले करें तो टीचर वहां से आके आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। तो मेरा ये मानना है, मैं समराइज करता हूँ, वो ये कि पीपीई का कोर्स अगर ऑनलाइन आईकैप अलाउ भी कर दे तो भी नहीं लेना चाहिए, वो हमेशा फिजिकल में लेना चाहिए। और एमएस ऑफिस का कोर्स फिजिकल ऑनलाइन की बजाय सिर्फ सेल्फ पेस्ड मॉडल में लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको जरा देख लेता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा हुआ है कि अगर किसी ने ये कोर्स पहले ही कहीं से किया हो तो एग्जाम्पशन मिलती है? देखिए, अगर आपने एमएस ऑफिस वगैरह कहीं से किया हुआ है तो उसके अंदर ये होता है कि आप फिर उनका एमएस ऑफिस का जो सिलेबस है वो रिव्यू करवाते हैं कि जो आपने किया हुआ है वो क्या है, वो कितना है। तो वैसे नॉर्मली इसके ऊपर इतनी एग्जाम्पशंस नहीं मिलती हैं। अगर आपने कहीं और से एमएस ऑफिस का कोर्स किया हुआ है, जैसे अक्सर लोगों में बच्चे मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद इस तरह का कोर्स कर लेते हैं कि यार चलो आजकल टाइम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बने होते हैं जो लोगों को एमएस ऑफिस का कोर्स, बेसिक कंप्यूटिंग का कोर्स कराते हैं। लेकिन वो बहुत थोड़ी सारी चीजें होती हैं। आप अगर ये वाला कोर्स देखेंगे जो एमएस ऑफिस का है तो आपको समझ आएगी कि इतना एडवांस कोर्स है और उसमें इतनी सारी चीजें। जी, अब मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, पीपीई के कोर्स की बात करते हैं। पीपीई के कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि इसकी टाइम लिमिटेशन जो है वो 3 मंथ है। 3 महीने के अंदर आप जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, टाइम लिमिटेशन क्या है? मिनिमम टाइम लिमिटेशन है। मिनिमम का मतलब है कि कम से कम 3 महीने आपने इस कोर्स को पढ़ना ही पढ़ना है। आप ये नहीं कर सकते कि 3 महीने से कम टाइम में इस कोर्स को कंप्लीट करना करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, 3 महीने का टाइम इसको चाहिए ही चाहिए। चाहे आप इसकी सारी एक्टिविटीज और हर चीज एक दिन में कर लें, लेकिन फिर भी 3 महीने का टाइम पीरियड इसको लगना ही लगना है। दूसरी चीज ये है कि इसकी जितनी भी इवेल्युएशन हैं वो आपका कॉलेज ही करता है जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। आईकैप को आपने इसका कोई पेपर नहीं देना जाके। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली कि आईकैप को आपके कोर्स के स्टार्ट में एक दफा लिस्ट चली जाती है और आईकैप उनको रजिस्टर कर लेता है अपने पास कि ये बच्चे पीपीई का कोर्स फलां कॉलेज से कर रहे हैं। 3 महीने बाद वो कॉलेज दोबारा आईकैप को बताता है कि भाई याद करो आज से 3 महीने पहले तुम्हें एक लिस्ट भेजी थी। उन बच्चों में से, उन 30 बच्चों में से ये 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आपकी मेहरबानी, हमें इनके सर्टिफिकेट नंबर इशू किए जाएं। तो आईकैप बच्चों आपको, कॉलेज को उन बच्चों के सर्टिफिकेट नंबर्स अलाउ करता है और फिर वो सर्टिफिकेट नंबर्स कॉलेज अपने सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट करके आपको देता है। तो इसकी तमाम एवेल्युएशन जो होती हैं वो कॉलेज की तरफ से होती हैं। कॉलेज के टीचर ने अपना एक एवेल्युएशन फॉर्म बनाया होता है। अब इसमें ना डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। सॉरी, इसमें डिफरेंस इस तरह से होता है कि कुछ कॉलेजेस जो है ना वो उसकी वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से। कुछ लोग ज्यादा ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज कराते हैं, कुछ लोग थियोरेटिकल एक्टिविटीज ज्यादा कराते हैं। लेकिन आईकैप की इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि बस ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें ये आपने करानी है, बाकी इसके अलावा आप कुछ एडिशनल कराना चाहें तो हमें कोई मसला नहीं है। आप बच्चों को ये चीजें सिखाएं जो आप सिखाना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाएं, डाइनिंग एटिकेट सिखाएं, आप उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीजें सिखाएं। ये चीजें फॉर एग्जांपल एसबीआई के अंदर जो हैंड्स ऑन कोर्स होता है उसमें कराई जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डायरेक्टली ये हैंड्स ऑन कोर्स के सिलेबस में शामिल नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई है, या जैसे फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, इस तरह की चीजें। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम कराते हैं। डाइनिंग एटिकेट्स का एक बड़ा जबरदस्त हमारा सेशन होता है कि खाने पीने के अंदर आपको जो है वो कौन से एटिकेट्स हैं, क्या मैनर्स हैं खाने पीने के। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें हम लोग बच्चे को एडिशनल सिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज ने खुद इवैल्यूएशन करनी होती है। लेकिन आईकैप ने ये जरूर कहा है कि भाई
ये चीजें तो आपने लाजमी तौर पे इंश्योर करनी है। उन्होंने कहा है कि आप खुद कुछ चीजों में अपनी मर्जी कर ले, लेकिन कुछ चीजों में हमारी मर्जी चलेगी। हमारी आईकैप की मर्जी कहाँ पे चलेगी? आईकैप ने कहा है कि खबरदार, अगर आपने सर्टिफिकेट इशू किया, बच्चे की अटेंडेंस अगर 90% से कम हुई तो आपने सर्टिफिकेट इशू नहीं करना। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को सर्टिफिकेट इशू करते हुए पकड़े गए जिसकी अटेंडेंस 90% से कम थी, तो आपको निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका रीट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। और आप अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे कि ये कॉलेज जो है ये बच्चों के साथ गलत प्रैक्टिसेस करते हुए, बच्चों के सर्टिफिकेट गलत तरीके से इशू करते हुए पकड़ा गया है, इस कॉलेज को हम जो है वो बिस्त करेंगे और उसके बाद अपनी लिस्ट में से निकाल देंगे। तो ये बड़ी नेगेटिव मार्केटिंग होती है। और एटलीस्ट 90% एक्टिविटीज भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने 15 एक्टिविटीज करनी थी तो उसमें से 10 एक्टिविटीज करके कहता है कि चलें 10 तो कर ली है ना, देखें मुझे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया ना, 66% कॉन्फिडेंस आ गया है, चले आप मुझे मेरा सर्टिफिकेट दे दें। ऐसा भी आई कैप ने कॉलेज को अलाउ नहीं किया कि किसी ऐसे बच्चे को सर्टिफिकेट इशू करवाया जाए जो बच्चा जिसकी 90% से कम एक्टिविटीज हुई है। और ये सिर्फ फिजिकल कंडक्ट हो सकता है, ये बात भी हमने कर ली है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे एनरोल नहीं किए जा सकते। एक बैच में 30 से ज्यादा बच्चे एनरोल नहीं किए जा सकते। अब आप लोगों के लिए ये तो बड़ी हैरानगी की बात होगी कि एक कॉलेज या एक जमाना जिसमें क्लासेस के अंदर 300 400 बच्चा एनरोल होता है, बड़े बड़े हॉल्स और बड़े बड़े स्टेडियम जितने क्लासरूम्स बने हुए हैं, फिर ये क्लास जो है इसमें 30 से ज्यादा बच्चे क्यों एनरोल नहीं किए जा सकते? इसकी वजह ये है कि ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन है या जो पर्सनल इफेक्टिवनेस जो है, ये एक मजमे के सामने बैठ के नहीं आती। ये एक 30 बच्चों की क्लास होती है जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं, एंगेज करते हैं। टीचर की हर बच्चे पे नजर होती है, टीचर हर बच्चे के का ड्रेसिंग कोड बेहतर करता है, टीचर आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। तो ये कैसे मुमकिन अगर क्लास फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चों की होगी? ये नहीं पॉसिबल। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप क्लास में इतने बच्चे रखें जो मैनेजेबल है। तो बेसिकली जब 30 बच्चों की क्लास होती है तो ये कॉलेज के लिए भी मैनेजेबल नहीं होता। आजकल अगर आप खर्चों की बात करें तो इतने ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी आईकैब ने ये कहा है कि भाई 30 से ज्यादा बच्चे आपने एक क्लास में नहीं डालने। तो ये है जी बेसिकली पीपीई के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन। हमने ये बात कर ली है कि जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं। तो आई होप कि आपको पीपीई के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी कि ये कैसा कोर्स है, इसमें टाइम लिमिटेशन क्या है, सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, किस तरह के मोड में ये पढ़ा जा सकता है, मैक्सिमम कितनी क्लासेस, कितने स्टूडेंट एक क्लास में हो सकते हैं, ये सारी बातें समझ आई होंगी। तो चले इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारा अगला कोर्स है विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें जो चीजें हैं वो है जी बेसिक कंप्यूटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये 4 प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली अगर मैं आपके आर्टिकल्स का जिक्र करूं जिसमें इंशाल्लाह आप सब लोग अभी आगे जा रहे होंगे, जिन बच्चों ने कैफ क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए तो ये है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना जो है वो उसमें चले जाएंगे आर्टिकल्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से शायद 70% ऑफ द टाइम ऑफ योर आर्टिकल्स आप एक्सेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जब मैंने आर्टिकल्स किए थे मैं तो एक्सेल के ऊपर 70% ऑफ द टाइम काम कर रहा होता था। अब जरा जमाना और एडवांस हो गया है, कुछ और सॉफ्टवेयर भी आ गए होंगे, लेकिन एक्सेल जो है दैट इज द कोर ऑफ योर डाटा मैनेजमेंट। ये इसकी स्किल्स जो है वो इतनी जरूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि जैसे उसके लिए कोई भी और स्किल है, चाहे बेसिक अकाउंटिंग हो, बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, उसी तरह से उसको एक्सेल भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि वो डाटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सके, बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सके। ठीक है जी। इसी तरह से वर्ड, अक्सर डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, लेटर्स वगैरह वर्ड में बनाए जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी काफी बेसिक जो है ना वो बल्कि काफी एडवांस लेवल की जो चीजें हैं वो आपके कोर्स में शामिल हैं। सेम गोज विद पावर पॉइंट, स्लाइड्स बनाना, अच्छी प्रोफेशनल लुकिंग स्लाइड्स बनाना, जैसे कि भी आप लोगों के सामने मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। इस तरह की चीजें जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को आएंगी तो फिर ही वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकेगा, बेहतर कर सकेगा। तो जो पावर पॉइंट की जो स्किल्स हैं वो बेसिकली आपकी पीपीई के अंदर भी इम्पैक्ट करती हैं कि आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं, आपको पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाना आती हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशंस बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जी जो आपको कराई जाएंगी। ये 3 मोड्स में अवेलेबल है जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिजिकल है, VILT है और रिकॉर्डेड मॉडल है। इनमें से किसी भी एक मॉडल में पढ़ा जा सकता है। अगर आप फिजिकल या लाइव मॉडल में पढ़ रहे हैं
तो ICAP का रूल है कि 90% अटेंडेंस होनी चाहिए, ये बात हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड मॉडल में हैं तो रिकॉर्डेड मॉडल में जितने लेक्चर्स हैं और जितनी एक्टिविटीज है उनमें से 90% एक्टिविटीज आपने देखी हो। जैसे फॉर एग्जांपल MS ऑफिस का जो मेरा कोर्स है जो मैं पढ़ाता हूँ SBI के पोर्टल से, उस कोर्स के अंदर 15, 20, 25 मिनट की 150 वीडियोज हैं, ठीक है, 150 वीडियोस, और इनका टोटल जो टाइम है आप समझ लें कि कोई 35 से 40 घंटे है। और इतना ही आपका जो है ना वो बाकी जो टाइम है 35 आवर्स, वो बेसिकली आपके प्रैक्टिस आवर्स हैं जो आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है बीच बीच में। तो अगर 150 वीडियोस हैं और मैं अगर उसमें से 130 वीडियोस देख लूंगा तो बेसिकली मैं 90% से कम हूँ, यानी कि उसकी जो 90% बनती है वो 135 वीडियोस बनती है, 135। अगर 135 वीडियोस से कम वीडियोस मैंने देखी हुई हैं तो फिर मुझे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की है। कम से कम 135 से ज्यादा वीडियोस, फिर उसमें और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जब आप उस स्पेसिफिक कोर्स की ओरिएंटेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टेस्ट जो है उसमें कितने % मार्क्स लेना जरूरी है, या इस तरह की जो चीजें हैं जो ICAP की तरफ से इम्पोज की गई है हमारे ऊपर, वो सारी की सारी चीजें इतनी मुश्किल बातें नहीं है, लेकिन ICAP ने इसको मेक श्योर किया है कि आपको प्रॉपर एवेल्युएट किया जाए और उससे पहले मेक श्योर किया जाए कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक लेक्चर नजर आता है और आप लेक्चर को प्ले करके तो क्लोज कर देते हैं तो आपका वो टाइम काउंट नहीं होगा। जब तक आप उस लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे आपकी टाइम ट्रैकिंग होती रहेगी, साथ साथ जैसे ही आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी फिर वो एक्टिविटी कंप्लीट कंसिडर की जाएगी। और इसके अलावा 70% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए असेसमेंट के अंदर। आप किसी भी मोड में पढ़ रहे हैं, आप फिजिकल पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ रहे हैं या रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, जो आपके टेस्ट होंगे उनमें आपके एग्रीगेट 70% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो इन दोनों रूल्स के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट कॉलेज इशू कर सकता है। और मिनिमम 3 मंथ्स जो है इसमें टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप ये सर्टिफिकेट आपने 3 महीने लगाने ही लगाने हैं। 3 महीने से ज्यादा टाइम लग सकता है, इससे कम टाइम आप लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं। नॉर्मली ICAP मैक्सिमम टाइम लिमिट करता है कि भाई इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन ICAP ने हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर दूसरी बात किया। ICAP ने कहा कि इससे कम टाइम में ये कोर्स कंप्लीट नहीं करने, ये ना हो कि तुम लोग हबड़ दबड़ में क्रैश कोर्सेज कर लो। इसके बच्चे आजकल वैसे ही क्रैश कोर्सेज और एक्सप्रेस कोर्सेज की वजह से उनको जो है वो काफी टाइम की मैनेजमेंट जो इस तरह से हो गई है कि वो ज्यादा काम जो है वो थोड़े वक्त में कर लेते हैं, लेकिन हैंड्स ऑन कोर्सेज में एक्सप्रेस कोर्सेज एक्सप्रेस जो है वो नहीं हो सकता, ना ही इसमें क्रैश कोर्सेज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये इसको एक स्किल है जो आपने अब्सॉर्ब करनी है और उसके बाद इसको परफॉर्म करना है, राइट। तो ये जनाब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको मैंने गाइडेंस दे दी है। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चे गौर नहीं करते कैफ के अंदर, और फिर बाद में एकदम से ना उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये 3 बातें हैं, इनको ज़हन में रखें और इसके बाद आपने आगे से डिसीजन लेने हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता है कि आपके जो आर्टिकल्स हैं उसको ज्वाइन करने की ICAP ने एक लिमिटेशन दी हुई है। ICAP ने ये कहा है कि भाई आप लोग जब आपका कैफ क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके 6 महीनों के अंदर अंदर आपने कोई ना कोई फॉर्म में आर्टिकल्स जरूर ज्वाइन करने हैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा हुआ है MS ऑफिस के अंदर कि भाई आउटलुक है इसके अंदर? नहीं जनाब, आउटलुक नहीं है, आउटलुक MS ऑफिस के कोर्स में नहीं है। अगला सवाल ये कि सर मार्क्स और टेस्ट कैसे सबमिट होंगे? इसमें ऑनलाइन होते हैं, आप जिस पोर्टल पे पढ़ रहे हैं उसी पोर्टल के ऊपर टेस्ट आएगा आपके सामने, आप उसको MCQ बेसिस है जो भी उसकी बेसिस है, लेकिन वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। आप उसमें जो टेस्ट जैसे जैसे सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो बेसिकली MCQ बेस्ड पेपर होता है। अच्छा जी, ये बात कर लेते हैं जी कि आपके पास मैक्सिमम टाइम टू ज्वाइन आर्टिकल्स हैं, यानी कि ICAP ने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर आप अपने रिजल्ट के 6 महीनों के अंदर अंदर आर्टिकल्स ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपको आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपने अगर जानबूझ के आर्टिकल शुरू ना किए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। असल में तो ICAP की जो अनाउंसमेंट है उसकी सेंस कुछ और थी, उसकी टोन भी कुछ और थी, लेकिन उसका ये मतलब निकाला जा सकता है। बेसिकली चले मैं आपको बता देता हूँ, आज अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो फिर इसको बात कर लेते हैं। ICAP ने एक चीज सेंस की कि जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं ये बच्चों को खामखा लेट करती रहती हैं, 5-5, 8-8, 10-10 महीने का प्रोबेशन पीरियड लगाती हैं। तो ICAP ने फर्म्स को एक लेटर लिखा कि भाई आज के बाद तुमने ये नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा
किसी भी बच्चे की जो प्रोबेशन पीरियड हो सकती है वो 6 महीने हो सकती है। इससे ज्यादा प्रोबेशन तुमने नहीं रखनी, तुमने उसको उसका कैप क्लियर होने के 6 महीनों के अंदर अंदर रजिस्टर करना है। सही है, लेकिन इसका ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि आपके पास भी 6 महीने का ही टाइम है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज पीपी का हो या एमएस ऑफिस का हो, इन दोनों को करने के लिए 3 महीने कम से कम टाइम आपको चाहिए, ये बात भी हमने कर दी। यानी कि अगर आप अपना रिजल्ट आने के बाद हैंड्स ऑन कोर्सेज स्टार्ट करेंगे तो आपके आर्टिकल रजिस्टर होने से पहले हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट करने वाली जो शर्त है वो आपको फंसा देगी। ठीक है, एक और चीज भी होती है, नॉर्मली फॉर्म्स जो होती हैं वो बच्चे को जैसे ही आप लोग अभी फ्री होंगे ना, जिन जिन बच्चों को उन्होंने रखना है ना वो बुला लेंगे, वो कहेंगे आ जाओ भाई आके तो ज्वाइनिंग दे दो, जब रिजल्ट आएगा फिर उसको तुम्हें एवेलुएट करके देख लेंगे तुम्हें कंटिन्यू करना है कि नहीं। और फर्ज करें कि आपने आज अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी है, ठीक है, आपका जो पेपर जो रह गए थे वो आपने दे दिए हैं, और कल आपको फॉर्म बुला लेती है, अल्लाह करे आपको फॉर्म बुला ले कल, और आपको वो कहे कि हाँ भाई किधर है तुम्हारा हैंड्स ऑन कोर्सेज का सर्टिफिकेट, तो आप कहें नहीं सर वो तो अभी शुरू करना है। तो वो कहेंगे अल्लाह के बंदे शुरू कब करोगे और खत्म कब करोगे? फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं नहीं सर मैं करता हूँ। अच्छा, फिर आप किसी कॉलेज में जाएंगे हैंड्स ऑन कोर्सेज में, चलो एमएस ऑफिस तो आपने ऑनलाइन कर लिया, पीपीई के अंदर आपको एडमिशन ही नहीं मिलता, क्योंकि 30 बच्चों की लिमिट है, एक क्लास के अंदर 30 से ज्यादा बच्चे एनरोल नहीं हो सकते, और कॉलेज के अंदर इतने ज्यादा कमरे ही नहीं है कि वो 15-15 बैचेस ऑफर कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें FAR 1 की क्लास के अंदर हमारे पास है 450 स्टूडेंट जो एक क्लास में हम लोग फैसिलिटेट कर लेते हैं, लेकिन उन 450 बच्चों को एक क्लास में हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर 450 बच्चों को हैंड्स ऑन कोर्स कराना हो तो हमने 15 बैच ऑफर करेंगे तो वो सारे बच्चे कवर होंगे, 15 बैचेस के लिए 15 क्लासरूम चाहिए। ठीक है, इसी तरह से 15 टीचर्स चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेजेस बहुत ज्यादा बैचेस ऑफर नहीं करते क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज उतनी नहीं होती। चलो ये बात भी हो गई, आपको एडमिशन ही नहीं मिला, या आपको एडमिशन मिला डे टाइम में मिल गया, और आप 11 बजे अपनी फर्म वालों को कह रहे हैं कि सर आपकी मेहरबानी आपने मुझे रख तो दिया, या कोई आपने सिफारिश लगवाई थी तो वो हम मेरी सिफारिश चल गई है तो मुझे आपने रख लिया, लेकिन आपकी मेहरबानी मुझे रोजाना 11 बजे छुट्टी दिया करें, मैंने हैंड्स ऑन कोर्स करने जाना। और ये प्रैक्टिकली ऐसे हुआ कि फॉर्म वालों ने कहा कि भाई ठीक है अगर तुमने हैंड्स ऑन कोर्स करना फिर हैंड्स ऑन कोर्स ही कर लो, फिर तुम्हें हम बाद में रख लेंगे, और उन बच्चों के आर्टिकल्स की जो थी वो पॉसिबिलिटी वो जाया हो गई। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज जो हैं उनकी टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, क्योंकि एकदम से बच्चों को एंड पे जाके पता चलता है कि ओहो हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करने थे और उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। बच्चे इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कि वो हैंड्स ऑन कोर्सेज को कंप्लीट ही नहीं कर पाते और अपने पेपर्स के ऊपर फोकस करते रहते हैं, फिर उसके बाद वो फंस जाते हैं। तो ये टाइम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है जिसको जेहन में रखना है। तो अब करना क्या चाहिए? अगर मेरे पास जो ऑडियंस है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्च में अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी है, तो भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपने जो भी हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं वो स्टार्ट कर लें। आपके दो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, एक पीपीई का एक एमएस ऑफिस का। अगर आपने दोनों करने हैं तो पीपीई फिजिकल, एमएस ऑफिस ऑनलाइन कर लें, क्योंकि अगर आप दोनों फिजिकल करेंगे तो आपके पास टाइम की कमी होगी। ठीक है, इसी तरह से वो आपके आर्टिकल्स के टाइम के साथ भी क्लैश कर जाए, या चले फर्ज करें कि अभी आपको आर्टिकल्स नहीं मिले हुए तो आप सोच रहे हैं सर जी अभी मुझे कौन से आर्टिकल्स मिले, अभी मैं दोनों कोर्सेज जो है वो फिजिकल कर लेता हूँ और दिन के टाइम पे क्लास रख लेता हूँ। तो अगर आप अब अपने आर्टिकल्स आप ढूंढ रहे हैं और आप दिन के टाइम पे पीपी एमएस ऑफिस का कोर्स शुरू कर लेते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को अगले 3 महीने के लिए बाउंड कर रहे हैं। फर्ज करें आज से 1.5 महीने बाद कोई फर्म आपको बुला लेती है तो आप क्या कहेंगे जी मैं नहीं आ सकता, मैं हैंड्स ऑन कोर्सेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये कोर्सेज करें तो फिर आप ये क्लासेस 6:30 बजे के बाद जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो रखें, क्योंकि फॉर्म से छुट्टी होते कॉलेज पहुंचते पहुंचते आपको 6-6:30 बज जाएंगे, और अगर आप कॉलेज नहीं पहुंचेंगे क्लास लेने नहीं आएंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये तो आईकैप की तरफ से भी रूल है कि भैया सीधी बात, नो बकवास, सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप अटेंडेंस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वक्त जो है ना थोड़े से जो है ना वो जिसे कहते हैं कि गंभीर प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, फिर आपने शाम के टाइम वाले बैचेस पकड़ने हैं, या वो बैचेस जो वीकेंड्स में हैं, जैसे सैटरडे को बैचेस ऑफर होते हैं, संडे को बैचेस एसबीआई के अंदर ऑफर होते हैं। तो एसबीआई के अंदर कौन कौन से बैचेस ऑफर हो रहे हैं इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। बेसिकली एसबीआई की मार्केटिंग करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि मैं आपको
इन कोर्सेज के बारे में बता दूं, ठीक है, कि ये कोर्सेज हैं और इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो इस वक्त अगर आप कोई ऐसा हैंड्स ऑन कोर्स ले लेंगे जो कि दिन के टाइम पे है तो आपको मसला होगा। तो ये तो उन लोगों की बात होगी जिन्होंने मार्च में अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी है। अब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने मार्च में अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट नहीं दी और उन्होंने सितंबर में अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देनी है। तो भाई अगर आप इस सेशन में हैंड्स ऑन कोर्सेज स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो इस वक्त मार्च अटेम्प्ट वाले बच्चों के साथ हो रहा है। आपको परेशानी लाक हो जाएगी, आपके आर्टिकल्स फंस जाएंगे। तो मैं ये शुरू से कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि भाई हैंड्स ऑन कोर्सेज करने की जो सबसे आइडियल टाइम है वो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है। एक होती है ना लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि जो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सेमी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट जो होती है ना, यानी कि क्वालिफाइंग अटेम्प्ट से जो एग्जैक्टली पीछे वाली अटेम्प्ट होती है, उसमें आप हैंड्स ऑन कोर्सेज करें। क्योंकि जैसे ही आप पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद हैंड्स ऑन कोर्सेज में एनरोल करें और वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। और जब तक आप लोग पढ़ने के वाले से थोड़ा सीरियस होना शुरू होंगे, उस वक्त तक आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट हो चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी से हैंड्स ऑन कोर्सेज शुरू करेंगे तो जून के मिड तक आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप अपने सितंबर की अटेम्प्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो जिन बच्चों की सितंबर 2024 क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, आप लोगों के लिए जरूरी ये है कि आप इस तरह से करें कि आप अभी से हैंड्स ऑन कोर्सेज स्टार्ट कर लें। और इसमें अगेन अगर आपके साथ एक आध पेपर और कैफ का भी है, डेफिनेटली वो आपके वो वाले कैफ के पेपर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप एक कोर्स फिजिकल रख लें और एक ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे कि आपको दोनों कोर्सेज के बेनिफिट जो है वो मिल जाएंगे। तो ये है जी पीपी और एमएस ऑफिस का आइडियल टाइम जिसको आपको ज़हन में रखना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एसबीआई के अंदर पीपी और एमएस ऑफिस के जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। एक है जी बैच 28, ये वीकेंड का बैचेस है, सैटरडे ओनली पे बैच हुआ करेगा, ठीक है। इसमें 27 इनरोलमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं एज वी स्पीक। इसमें 3 इनरोलमेंट्स रहती हैं, तो आप लोग अर्ली अगर इसमें एनरोल करा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी है जी जो बैच, जो वीकेंड बैच है, जो सैटरडे ओनली बैच है, 23 मार्च को स्टार्ट होगा। इसकी टाइमिंग भी लिखी हुई है, इस टाइम से इस टाइम तक आया करेगा। अच्छा, वीकेंड बैचेस में ना एक प्रॉब्लम होती है, आपने 90% अटेंडेंस कंप्लीट करनी है। वीकेंड बैचेस का मतलब ये है कि अगर आप वीकेंड बैचेस की एक भी क्लास मिस कर देंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो 90% के पास पास चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप दूसरी क्लास मिस करेंगे तो आपकी अटेंडेंस 90% से नीचे चली जाएगी। तो इस बैच में क्लासेस कम होने की वजह से आपके पास छुट्टियों का मार्जिन भी कम है। ये चीज ध्यान में रखिएगा सैटरडे का बैच ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। अगर आप डेली का बैच ज्वाइन करेंगे, जो कि इस वक्त तो कोई ऑफर नहीं हो रहा, शायद बाद में होगा, तो उसमें ये है कि चलें ठीक है, अगर 90 दिन की क्लासेस हैं तो उसमें से 10 दिन छुट्टियां कर ली तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वीक डेज के बैचेस हैं, वीकेंड का बैच है और उसमें वैसी 14 क्लासें हैं, तो आपने एक छुट्टी कर ली तो फिर आपका जो है वो कोर्स है वो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो बैच 29 के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने अभी सेशन से पहले पूछा था तो उसमें 12 एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं, 18 सीट्स अभी इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। जहां तक हैंड्स ऑन कोर्स की बात है, तो हैंड्स ऑन कोर्स के बैचेस जो होते हैं वो हम हर वीक पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो हर वीक पे स्टार्ट होता है उसके अंदर उस वीक में जितनी एनरोलमेंट्स होती हैं वो हम बना के भेज देते हैं, क्योंकि ये जो सेल्फ बेस्ड मॉडल होता है इसमें कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं होती, ये ऑनलाइन मॉडल होता है। तो इस वजह से हम इसमें आसानी से बच्चों को एक्सेस दे सकते हैं। तो आप किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं, बल्कि हर वीक हैंड्स ऑन कोर्स HOC MS ऑफिस का जो है वो उसमें हर वीक एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये तो आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं, जिस वीक आप एनरोल करेंगे उस वीक के मंडे को, उस अगले वीक मंडे को हम लोग उसका एडमिशन एनरोलमेंट ICAP को भिजवा देते हैं और वहां से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ आई होगी, ठीक है जी। हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये SBI के हैंड्स ऑन कोर्सेज के जो फीचर्स हैं ये आपके सामने है, आप इसको देख लीजिएगा। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। सेम गोज विद फीचर्स ऑफ MS ऑफिस। जो हमारा MS ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स है सेल्फ पेस्ड मॉडल में, उसके फीचर्स भी लिखे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। फीस एंड डिस्काउंट की बात करते हैं। फीस लिखी हुई है, प्रॉपर फीस जो इस वक्त हम लोग बच्चों से ले रहे हैं और डिस्काउंटेड फी जो इसके डिस्काउंट पैकेज में ले रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि सेशन एंड के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी आपको दूंगा। दिस इज अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो ये सेशन अटेंड करेंगे या इसके बाद हमारा एक सेशन होगा कल, वो फिजिकल सेशन है जो कि ICAP के बच्चों के लिए अपना जो फॉर्म के सेशन बच्चों के लिए जो सेशन है उस सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है
इस सेशन के जो अटेंडीज हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। पीपीई का 10,000 रुपए में, एमएस ऑफिस सेल्फ पेस मॉडल 7,000 रुपए में, और एमएस और पीपीई और एमएस ऑफिस ये दोनों कोर्सेज 17,000 रुपए में आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल सकते हैं, राइट। तो आई होप के आपके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आंसर कर दिए। हैंड्स ऑन कोर्सेज के वाले से आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से इस सेशन में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं आपको लिख देता हूँ ये साइट पे, 03334748 आपका हैंड्स ऑन कोर्सेज से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे वॉइस नोट करके या टेक्स्ट करके इस नंबर पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। कॉल अगर आप करेंगे तो कॉल में नहीं उठा सकूंगा क्योंकि किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता हूँ, लेकिन आप मुझे वॉइस नोट कर देंगे, मैं रात को इसका बड़ी डिटेल में रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप SBI के हैंड्स ऑन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास नंबर है 032709555829। इस नंबर के ऊपर आप राब्ता करके हैंड्स ऑन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल हो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं ये सेशन कंक्लूड कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।